सरस्वती मीना। सरस्वती मीना के लिए तैयार। सभी से आग्रह है, हम जिससे पहले सरस्वती वंदना स्टार्ट करें, सभी लोग अपने माइक प्लीज ऑफ कर लें। या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। नमस्कार, मैं महामेधा नागर, माई एनईपी कंपटीशन की राष्ट्रीय सह संयोजिका आज के इस सेशन में सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं और बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि आज के इस कार्यक्रम में एक ये समापन सत्र के रूप में हम इस कार्यक्रम को प्रेषित कर रहे हैं। आज सभी स्टेट से कई सारे कन्वीनर हमारे साथ में जुड़े हैं और अन्य लोग जुड़े हैं। हमारे बीच में 2 परिचय हैं जो मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूंगी। हमारे बीच में श्री श्रीराम आरावकर जी हैं। आप अखिल भारतीय महामंत्री हैं विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के। भाई साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे बीच में श्री गणेश टोरेराव जी हैं जो माई एनईपी कंपटीशन के नेशनल कन्वीनर हैं। गणेश जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। अब मैं गणेश जी से आग्रह करती हूं कि ये जो पूरा अभियान माई एनईपी कंपटीशन के अंतर्गत हमने एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक इतना बड़ा कंपटीशन देश भर में किया जहां पर लाखों के अमाउंट में हमको पार्टिसिपेशन देखने को मिला और इतना पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, इतना पॉजिटिव पार्टिसिपेशन पूरे देश से हमको इस कंपटीशन के अंदर विटनेस किया। अब इसके कई सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं जो मैं चाहूंगी कि गणेश जी हम सबके बीच में हमारे साथ में शेयर करें। ओवर टू गणेश जी। नमस्ते, थैंक यू महामेधा। आज देखा जाए तो एक बहुत बड़ा दिन है। आज हम इस माई एनईपी कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस करने वाले हैं।
और इसके लिए श्री राम जी आज हमें यहाँ पर आए हैं और श्री राम जी आज अनाउंसमेंट कुछ प्राइजेस कुछ ये जो कंपटीशन हुआ है उसके करेंगे। देखा जाए तो माई एनईपी जब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बन रही थी तब उस समय उसके बाद जब हम ये कंपटीशन की चर्चा कर रहे थे तब इसका नाम क्या रखना चाहिए इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हो रहा था। तब अपने ही कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं ने जब ये डिस्कस किया कि जैसे हम कहते हैं ना कि इंडिया इज माई कंट्री, है ना, माई कंट्री, तो माई कंट्री में एक ओनरशिप होती है, एक मेरा खुद का, है ना, इसमें एक ओनरशिप रहती है, मुझे चाहिए, मेरा ऐसा थोड़ा सा नजदीक होता है। जैसे हम कहते हैं कि मेरी माँ, तो वो थोड़ा सा नजदीक का विषय होता है, हमारे हृदय का विषय होता है, नजदीक का विषय होता है। वैसे ही क्यों ना हम इसको माई एनईपी रखें। माई एनईपी से देखा जाए तो ये थोड़ा खुद का भी विषय हो जाता है और दूसरा हम उसको ओन करते हैं और इससे आने वाले समय में जो हम चेंजेस जो लाने की जो हम अपेक्षा कर रहे हैं उसको उसके लिए मैं तैयार हूं और उसके लिए मैं सब कुछ करने के लिए मैं सक्षम हूं, कर सकता हूं। और इसके माध्यम से एक जो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की हम जो बात कर रहे हैं उसको आगे ले जाने के लिए मैं उसका एक वाहक हूं देखा जाए तो इसका इसका एक द्योतक देखा जाए तो ये माई एनईपी इस नाम से हम माई इस नाम से हम देखा जाए तो ये स्पष्ट होता है। माई एनईपी कंपटीशन जब बहुत सारी चीजें हम कर रहे थे, बहुत सारे डिस्कशन कर रहे थे, फिर उसके बाद कौन से कंपटीशन लेने चाहिए, कौन सी कैटेगरीज लेनी चाहिए, ये जब सब हम कर रहे थे तो डे वन से इतना एक्साइटमेंट था इसमें कि कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कोरोना काल है, इसमें कितने लोग आएंगे, इसमें थोड़ा सा मन में थोड़ा सा डर था। बट आपके सभी लोगों के सहयोग से मैं यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, मैं एज अ इस माई एनईपी का कन्वेनर के नाते कि जितनी अपेक्षा हमें थी उससे कई गुना ज्यादा सहभाग आप सभी की मदद से, आपके सहयोग से, आपके कंट्रीब्यूशन से देखा जाए तो हमने इस माई एनईपी को सक्सेस मिला है। हम कुछ मैं जस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स में आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे इसके जो टोटल रजिस्ट्रेशन हुए हैं जिन्होंने वेबसाइट पे आकर अपना अकाउंट बनाया है वो लगभग 12,56,019, इतने लगभग 12 लाख लोग हमारे लगभग 12.5 लाख लोग हमारे वेबसाइट पर आकर उन्होंने खुद का अकाउंट बनाया। इस कंपटीशन में एंट्री कितने हुए हैं टोटल देखा जाए तो 1,32,788, यानी ये बहुत बड़ा नंबर है एक्चुअली। और सर्टिफिकेट जनरेटेड ऐसा नहीं है कि मतलब सभी लोग आए जिन्होंने अकाउंट बनाया वो उन्होंने क्विज कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट लिया और खुद को ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया। ऐसे अगर कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 13 लाख सर्टिफिकेट्स, मतलब 13 लाख सर्टिफिकेट्स इज अ ह्यूज नंबर। अगर हम उसकी प्रिंट निकाले तो वो बहुत बड़ा एक रूम भर जाए 13 लाख से। इतने सारे सर्टिफिकेट हमने सभी कार्यकर्ताओं को दिए हैं। और इस पेज के ऊपर व्यूज है, जो लोग आए या उन्होंने टाइम समय व्यतीत किया या लोग ऐसे ही देख कर आए, देखने के लिए आए, तो वो देख पेज व्यूज हैं टोटल 5.5 करोड़। मतलब हमारे देश की आबादी है लगभग 130 करोड़, उसमें से अगर देखा जाए तो इतने पेज व्यूज हुए हैं तो इट्स अ ह्यूज नंबर। मैं स्टेट वाइज बस कुछ बताता हूँ कि कहाँ कहाँ से नंबर ऑफ एंट्रीज ज्यादा थी या रजिस्ट्रेशन ज्यादा थी। लगभग मतलब जो टोटल रजिस्ट्रेशन हुए हैं जिन्होंने वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बनाया, वैसे उत्तर प्रदेश से लगभग 3,23,000, उड़ीसा से 2,30,000 के आसपास, मध्य प्रदेश से 2,20,000 के आसपास, बिहार में 1,25,000 के आसपास, गुजरात से 1,20,000 के आसपास। तो ऐसे देखा जाए तो हर एक प्रांत से बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन रहा है। और जो लैंग्वेज वाइज जो पार्टिसिपेशन हमने किया है कंपटीशन का, 13 भाषाओं में कंपटीशन रन करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, वेरी डिफिकल्ट, है ना। देखा जाए तो अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें लैंग्वेज वाइज जो कंपटीशन हुए उसमें 1 लाख से ज्यादा जो एंट्रीज आई हैं वो इंग्लिश में आई हैं। फिर हिंदी में 23,000, ओडिया में लगभग 3,000, बंगाली में लगभग 500, मराठी में लगभग 1,500, गुजराती में 2,500,
तमिल में लगभग 500, पंजाबी में लगभग 150 के आसपास, मलयालम में लगभग 250 के आसपास, संस्कृत में भी लगभग 300 के आसपास एंट्रीज आई है, कन्नड़ा में 550, असमीज में आई है लगभग 70, तेलुगु में लगभग 400। तो ऐसे देखा जाए तो हर एक भाषा का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर इस माई एनईपी कंपटीशन में रहा है, एंट्रीज में भी रहा है। और जो हमने फेसबुक लाइव्स जो चलाए उसमें वी के सारस्वत, एम के श्रीधर, ऐसे बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति उसमें आए थे। मैं मतलब प्रकाश जावड़ेकर जी आए थे खुद, और ऐसे बहुत सारे लोग मतलब जिनके जो इतने बड़े बड़े नाम हैं, तो उनके नाम हम मतलब यहाँ पर मुझे समय कम पड़ जाएगा उनके बारे में बताने के लिए। और देश के लगभग 14-15 शिक्षा मंत्री एक ही दिन अपनी अपनी भाषाओं में हर एक प्रांत के जो प्रांत के एम्बेसडर्स है उनके साथ संवाद भी किया उन्होंने। तो इट्स अ ह्यूज टास्क देखा जाए तो एक बहुत बड़ा चंक, एक बहुत बड़ा अभियान थिंक इंडिया के माध्यम से सभी के माध्यम से, सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमें इस माई एनईपी को आगे ले जाने के लिए ले जाया गया। और इसका सक्सेस है ना, ये सभी आपकी वजह से ही है। मतलब आप नहीं होते तो ये इसको माई एनईपी को इतना सक्सेस नहीं मिलता। ये मुझे, और देखा जाए तो ये एक मेरे लिए भी एक पर्सनल एक ऐसा अनुभूति रहा है ये विषय, कि एक टीम वर्क करते करते हम एक विषय को जन सामान्य का विषय हम बना सकते हैं देखा जाए तो इसका एक प्रत्यक्ष अनुभव ये माई एनईपी का कन्वेनर के नाते मुझे अनुभूति मिली है। तो मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया, मुझे ये जिम्मेदारी दी इस माई एनईपी को इसका कन्वेनर बना के। मैं आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं और इस माई एनईपी को सक्सेस बनाने के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आग्रह करता हूं श्रीराम जी से कि वो अपना इस ओवरऑल माई एनईपी के बारे में अपना वक्तव्य रखे, अपने अनुभव बताएं, और इस जो सक्सेस हुआ है उसके बारे में आपका जो बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत बड़े लोग होते हैं, वो जब आपको सक्सेस मिलती है तो आपकी पीठ भी थपथपाते हैं और आने वाले समय में मार्गदर्शन भी, सावधान भी करते हैं। तो मैं श्रीराम जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो हमें सावधान भी करे आने वाले समय के लिए और शाबाशी भी दे। धन्यवाद। मैं एनईपी के इस पुरस्कार घोषणा के कार्यक्रम में पधारे हुए सभी प्रतिभागी भाइयों बहनों तथा अन्य गणमान्य नागरिक बंधु बहनों, किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके नागरिकों पर और उसके आने वाली पीढ़ियों के व्यवहार पर निर्भर करता है। जिस देश के नागरिक राष्ट्रभक्त होते हैं, जिस देश के नागरिकों में अपने देश के गौरव के प्रति, अपने देश के सम्मान के प्रति जागरूकता रहती है, हमारा देश वैभवशाली बने इसके लिए जो साधना करते हैं, जिस देश के नागरिक केवल अपने बारे में नहीं सोचते, केवल अपना कैरियर नहीं तो अपने समाज के बारे में चिंतन करते हैं, अपने वह बंधु भगिनी जो उपेक्षित हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, उनको आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, वह देश सदैव ही विश्व में गौरव का स्थान प्राप्त करता है, विश्व को मार्गदर्शन भी देता है। ये दुनिया का नियम है कि जो शक्तिशाली होता है उसकी बात दुनिया सुनती है, और यह शक्ति
कई प्रकार की होती है। ज्ञान की शक्ति, चरित्र की शक्ति, बल की शक्ति, अर्थात शक्ति सभी प्रकार की जब किसी राष्ट्र के पास होती है तो वह राष्ट्र आगे बढ़ता है। और इस दृष्टि से राष्ट्र को तैयार करना यह शिक्षा का काम होता है। और शिक्षा जब बालक को प्रेरणा देती है तब बालक के मन में या किसी युवा के मन में देश के लिए कुछ करने के प्रति भाव जगता है। यदि वह अपने इतिहास में केवल पराधीनता का इतिहास पढ़ता है या वो यह पढ़ता है कि उस देश में कोई गौरव की बातें थी ही नहीं, तो उस देश के युवाओं में कभी भी आत्म गौरव का भाव विकसित नहीं होगा। और इसलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो देश के युवाओं में, बच्चों में आत्म गौरव का भाव विकसित करे। और यह विकसित करने के लिए हमें इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि हमारा जो भविष्य है वो बहुत श्रेष्ठ था, या हमारा जो आने वाला है वो भी श्रेष्ठ ही बनाएंगे। यदि कहते हैं तो उसको इस बात को भी ध्यान रखना पड़ता है कि केवल उज्ज्वलता भविष्य, अतीत भी महान है और उज्ज्वलता अतीत भविष्य भी महान है, ये कहने से काम नहीं होता। तो उसके लिए ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि यह सब तब होगा यदि संभालो उसे आज जो वर्तमान है। हमारा अतीत बहुत बढ़िया था, बहुत श्रेष्ठ था, हम विश्व गुरु थे, हम आगे भी खूब बढ़ेंगे। अरे बढ़ेंगे कब? जब हमारा वर्तमान जो भी है उसको हम ठीक दिशा दें, उसको ठीक संभालें। और यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 घोषित हुई है, इसमें यह सभी बातें हैं। अर्थात यह नई पीढ़ी को, हमारी भारत की वर्तमान पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को गौरव का भाव जगाकर, अपने आत्मसम्मान का भाव जगाकर विश्व कल्याण के लिए काम करने की प्रेरणा देती है। ये जब माय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी घोषित हुई तब एक विचार आया कि सामान्यतः ध्यान में आता है कि जितनी भी सरकारी नीतियां घोषित होती हैं उन सब में जनता की सहभागिता बहुत कम होती है। जो जनता के कार्यक्रम होते हैं उसमें सरकार की सहभागिता कम होती है, जो सरकार के कार्यक्रम होते हैं, सरकार की योजनाएं होती है, उसमें जनता की सहभागिता कम होती है। और इसलिए सरकारी योजनाओं के बारे में केवल हमको क्या कुछ आर्थिक लाभ मिलना है इतना ही लोग बात सोचते हैं, बाकी उन योजना की गहराई में जाने का स्वभाव लोगों का नहीं रहता। परंतु ये शिक्षा नीति देश में आमूल चूल परिवर्तन लाने वाली शिक्षा नीति है, ऐसा हमको लगता है। और इसलिए ऐसा विचार विद्या भारती के कार्यकर्ताओं में आया कि इस शिक्षा नीति को जन सामान्य तक पहुंचाने का कोई उपक्रम किया जाए, कोई योजना बनाई जाए। और इसलिए ऐसा विचार किया कि इस शिक्षा नीति के आधार पर संपूर्ण देश में कोई प्रतियोगिता की जाए, और वह प्रतियोगिता केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं हो, तो शिक्षा के दृष्टि से जो भी लाभान्वित होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो फिर स्कूली विद्यालयीन छात्र हों, चाहे महाविद्यालयीन या विश्वविद्यालयीन छात्र हों, चाहे शिक्षक हों या अभिभावक भी हों, इन सभी का संबंध शिक्षा से जुड़ा हुआ होता है। और इसलिए तीनों प्रकार के लोगों के लिए कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित की जाए, इसके बारे में विचार किया गया।
फिर यह विचार किया कि जब प्रतियोगिता आयोजित करना है तो संपूर्ण देश की प्रतिभागिता होनी चाहिए, और इसलिए केवल हिंदी अथवा अंग्रेजी में इस प्रतियोगिता को आयोजित करने से काम नहीं चलेगा, और इसलिए देश की जो प्रमुख भाषाएं हैं और उन सब भाषाओं की जननी जो संस्कृत है, उसमें भी ये सभी प्रतियोगिता आयोजित की जाए। इसलिए 3 वर्ग और 13 भाषाएं, इनमें यह प्रतियोगिता आयोजित की जाए, ऐसा निर्णय किया गया। और जैसे कि बतलाया, हर एक वर्ग के लिए कुछ प्रतियोगिताएं तय की गई और उन प्रतियोगिताओं में लोग सहभागी बने, इसके लिए प्रयत्न करने का विचार हुआ। इस संपूर्ण प्रतियोगिता के साथ कुछ विशेष बातें जुड़ी हुई हैं। दुनिया में इतनी व्यापक चर्चा किसी शिक्षा नीति पर आज तक नहीं हुई जितनी अभी की गई। जैसे कि बतलाया कि कितनी बड़ी संख्या में लोग इसमें सहभागी हुए, कितनी डिग्निटीज लोग इसमें जुड़े, अनेक प्रदेशों के राज्यपाल, शिक्षा मंत्री, यहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर ट्वीट किया है, तो कुलपति, बोर्ड्स के अध्यक्ष वगैरह वगैरह, तो ऐसे श्रेष्ठ शिक्षाविद इस प्रतियोगिता के साथ जुड़े और उन्होंने इस प्रतियोगिता को प्रोत्साहित किया। दूसरी बात यह है कि इस प्रतियोगिता को जब लॉन्च किया गया वो दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। 11 सितंबर 1893 में 1893 11 सितंबर अपने देश के इतिहास में बहुत महत्व का है। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जाकर अपने दिग्विजयी भाषण उसमें दिए थे, जिसके कारण भारत माता विश्व में गौरवान्वित हुई थी। भारत का ध्वज विश्व में गौरव से फहराया गया था और विश्व ने माना था कि भारतीय संस्कृति यह अत्यंत श्रेष्ठ संस्कृति। तो इस प्रतियोगिता का लॉन्चिंग 11 सितंबर को किया गया है और इस देश के 2 श्रेष्ठ पुत्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, एकात्म मानव दर्शन, जिसको सामान्यतः आजकल की भाषा में एकात्म मानववाद भी बोलते हैं, अस्तवाद का विवाद का समय चलता है, आजकल की प्रचलित भाषा में वाद बोला जाता है। तो एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन और पूज्य बापूजी महात्मा गांधी जी तथा स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन, इन दोनों दिनों को अपन इसके साथ जोड़ा। इसलिए 25 सितंबर को यह प्रतियोगिता प्रारंभ हुई और 2 अक्टूबर को इसका समापन हुआ। तो ये श्रेष्ठ महापुरुष प्रतियोगिता के साथ इस श्रेष्ठ महापुरुषों के दिवस जुड़े हुए थे। एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण बात थी, जैसा भी बतलाया कि समय कोरोना का कोरोना महामारी कोविड, और इस कारण प्रत्यक्ष रूप से जुड़कर योजना बनाना ये अत्यंत कठिन था और इसलिए हमारी युवा पीढ़ी ने सारी बातें ऑनलाइन की, सारी योजना ऑनलाइन की गई। और इस प्रतियोगिता को शुरू करने के बारे में विचार आने के बाद केवल 10 या 15 दिन मिले होंगे हमको, जिसमें ये 13 भाषाओं में कंटेंट तैयार किया गया और वो कंटेंट तैयार करके वेबसाइट पर डाला गया। लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में वेबसाइट देखी, जिसको 5.5 करोड़ के लगभग लोगों ने इस वेबसाइट को देखा और बड़ी संख्या में इसमें सहभागिता की। अब जो शिक्षा नीति है, इसकी जो प्रमुख बातें हैं, उसकी 2-3 बातों को ही मैं बतलाऊंगा, लंबा कार्यक्रम इसको करने की आवश्यकता नहीं लगती। तो पहली बात तो है कि ये सारी शिक्षा नीति भारत केंद्रित है और इसलिए भारत का गौरव, भारत का गौरवशाली इतिहास, भारत का विज्ञान, यह सारा इस शिक्षा नीति के माध्यम से लोगों को पढ़ाया जाएगा। लोग उसको पढ़कर आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, इसमें समग्रता का विचार किया गया है। पहले विज्ञान पढ़ने वाला केवल विज्ञान ही पढ़ता था, उससे कला का संबंध नहीं आता था।
परंतु अभी व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है कि मान लो कोई व्यक्ति भौतिक शास्त्र के साथ संस्कृत पढ़ना चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि संस्कृत में भी विज्ञान की अमूल्य धरोहर है, तो वह संस्कृत और भौतिक शास्त्र दोनों पढ़ सकता है। क्या उसको मालूम है कि संस्कृत में गणित के बारे में बहुत वर्णन है, तो संस्कृत और गणित भी पढ़ सकता है। किसी को संगीत के क्षेत्र में रुचि है तो संगीत के साथ साथ भी विज्ञान पढ़ सकता है, वाणिज्य पढ़ सकता है। तो मनुष्य का एकांगी विकास के स्थान पर सर्वांगीण विकास हो, इसका इस शिक्षा नीति में ध्यान रखा गया। दूसरी बात है कि बालक का 85% मस्तिष्क का विकास ये 6 साल तक की आयु में हो जाता है, और अभी तक जो अनिवार्य शिक्षा अधिनियम है वो 6 वर्ष से ऊपर के बालक के लिए है। तो इससे नीचे का जो बालक है उसकी शिक्षा की कोई चिंता नहीं की जाती। ये ठीक है कि कुछ आंगनवाड़ी में कुछ के बारे में पोषक आहार या अन्य कुछ थोड़ा बहुत प्रयत्न किया जाता है, परंतु वह पर्याप्त नहीं है। इसलिए शिशु शिक्षा को, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को, उनके केयर को महत्वपूर्ण मानकर इस शिक्षा नीति में स्थान दिया है। इसलिए जो प्रारंभिक 5 वर्षों का पाठ्यक्रम है, 5 + 3 + 3 + 4, तो 5 वर्ष का पाठ्यक्रम यानी शिशु शिक्षा के 3 वर्ष और पहली दूसरी की पढ़ाई, इसको फाउंडेशन कहा गया है, इसका विशेष ध्यान दिया गया है। अभी तक इसकी ओर ध्यान नहीं गया था। दूसरा, पढ़ाई में बहुत सारे विषय जोड़ने की बजाय फाउंडेशन में और प्राथमिक में, प्राइमरी में कहा गया है, तो उसमें भी इस बात को प्रिपरेटरी कहा गया, उसमें इस बात को ध्यान रखा है कि भाषा और गणितीय संरचनाएं, संक्रियाएं, इनका अभ्यास करवाने के लिए अधिक बल दिया गया है। क्योंकि ये 2 विषय, भाषा और गणित, यदि बालक ठीक सीख लेता है तो अगले सारे विषय वो स्वयं अध्ययन कर सकता है। परंतु भाषा ही ठीक नहीं है, गणित ही ठीक नहीं है, तो आने वाले विषय वो ठीक ढंग से पढ़ नहीं पाता, उसको केवल और केवल कोचिंग का या ट्यूशन का सहारा लेना पड़ता है। तो इस शिक्षा नीति में इस 2 विषयों पर बहुत आग्रह किया है। ये एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है। एक और महत्वपूर्ण बात जो इसमें की गई है वो कक्षा 6 से कौशल विकास का आग्रह किया गया है, क्योंकि कौशल विकास के द्वारा ही मनुष्य अपने जीवन में इस दायरे से बाहर निकलता है कि मुझे नौकरी करनी है। सामान्यतः आज ध्यान में यही आता है कि पढ़ने का अर्थ नौकरी प्राप्त करना है। बिना नौकरी प्राप्त किए पढ़ाई का कोई उपयोग नहीं, ऐसा मान लिया जाता है। जब किसी व्यक्ति से पूछा जाता है, किसी किसान से पूछा जाता है क्या कर रहे हो, तो कहता था कुछ नहीं कर रहा। अरे भाई, तुम इतना बड़ा खेती का काम कर रहे हो, तुम्हारी इतनी अच्छी खेती है, फिर भी कुछ नहीं करते हो। बोले ऐसा, नौकरी तो करते ही नहीं है। बोले हमने सब ग्रेजुएशन कर लिया पर नौकरी नहीं है, इसलिए कोई मतलब नहीं। पुरानी जैसी कहावत थी, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो किस्मत का खेल। तो ऐसा ये मान लिया गया है कि पढ़े लिखे तो नौकरी करो, कोई व्यवसाय कर लिया, कोई अपना निजी उपक्रम किया, उद्योग किया, खेती की, या कोई गृहिणी है जो संपूर्ण घर को बांध कर रखती है और अपने परिवार को और परिणाम स्वरूप देश को आगे बढ़ाती है, उस गृहिणी का भी महत्व इस कारण कम हो जाता है। तो इसके स्थान पर इस शिक्षा नीति में जो कौशल विकास के लिए आग्रह किया गया है और एक श्रेष्ठ मानव बनने के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे हैं इस शिक्षा नीति के माध्यम से, इसलिए ये अपने आप में एक अच्छी शिक्षा नीति है, उत्कृष्ट शिक्षा नीति है। मातृभाषा में शिक्षा के बारे में जो इसमें आग्रह किया है वह भी अत्यंत सराहनीय है, और इसीलिए यह शिक्षा नीति लोकव्यापी बनना चाहिए, लोग इसके साथ जुड़ना चाहिए और इसको सफल बनाने में अपना सबका सहयोग मिलना चाहिए। ऐसी अपेक्षा करने के इस इच्छा के साथ
इस आकांक्षा के साथ, इस मनोभाव के साथ हम लोगों ने सोचा कि इसको जनमानस में व्यापक करना चाहिए। इसलिए शिक्षा नीति, माय शिक्षा नीति, जो माय नेशनल एजुकेशन, माय NEP, ये जो सोचा गया, इसकी प्रतिष्ठा की गई और इसमें बड़ी संख्या में आप लोग जो सहभागी हुए, जैसे कि बतलाया कि 1,32,788 प्रतिभागियों ने इसमें सहभागिता की है। तो जो प्रतिभागी हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। जिन्होंने इसमें एम्बेसडर बने उनके लिए बहुत बहुत बधाई, और बाकी जो सब लोग इस वेबसाइट पर आए, उन्होंने देखा, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई। और इस पूरे कार्य को करने के लिए जो हमारी टीम लगी, जैसे बताया गणेश जी हमारे संयोजक थे और महामेधा जी हमारी नागर इसकी सह संयोजिका थी, और इनकी पूरी युवा टीम इस कार्य में लगी, इन सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उन्हें कहा कि जरा चेताना भी चाहिए, तो इतना ही है कि आप ऐसे ही कामों में और लगे रहें। इस काम को करने के बाद अब हो गया, अब आराम करना, ऐसा नहीं, तो आगे भी इसको बढ़ाते रहे, इसी प्रकार के कार्यक्रमों को। इतना ही और शुभकामनाएं देते हुए इस प्रतियोगिता के कुछ परिणाम, जिसको कहते हैं कि एक टोकन के रूप में मैं घोषित कर रहा हूँ, और बाकी सारे परिणाम आज शाम को 5 बजे इसी वेबसाइट पर आपको उपलब्ध हो सकेंगे। तो मैं हिंदी में जिन्होंने स्थान प्राप्त किया है तो उसकी घोषणा कर रहा हूं। तो कैटेगरी 1 में हैंडमेड पोस्टर्स में बॉबी साहू, इसको प्रथम पुरस्कार है। आकृति कुशवाहा, इनको दूसरा पुरस्कार है, सेकंड प्राइज है। फिर 300 शब्दों में निबंध लिखना, इसमें रुचि, ये फर्स्ट प्राइज है। अदिति, ये सेकंड प्राइज है। अंशिता, ये थर्ड प्राइज है। इस योजना में प्रधानमंत्री जी को पत्र, लेटर टू प्राइम मिनिस्टर, ऐसी भी एक प्रतियोगिता थी। इसमें श्रुति भट्ट, इसको प्रथम पुरस्कार है। शालिनी शर्मा, इसको सेकंड प्राइज है। और राज मिश्रा, इनको थर्ड प्राइज है। एक मीम बनाने की प्रतियोगिता थी, उसमें बी रेणुका, ये फर्स्ट प्राइज है। और छाया विश्वकर्मा, इनको सेकंड प्राइज है। एक 2 मिनट का भाषण, 2 मिनट स्पीच, इसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है स्मृति शर्मा, और दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया है, सेकंड प्राइज विनर है सूर्य नारायण। इन सभी विजेताओं को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और जिन्होंने प्रयत्न किया, अभी तो और भी परिणाम आने वाले हैं, तो हो सकता है उसमें आप लोग आए, और नहीं भी आया तो भी हमने, महत्वपूर्ण यह नहीं होता कि हमने विजय प्राप्त की, महत्वपूर्ण होता है कि हमने प्रतियोगिता में भाग लिया। हम फुटबॉल में देखते हैं कि खिलाड़ी गोल करने जाता है, कितनी बार प्रयत्न करता है, 10 बार, 12 बार, 15 बार, 20 बार, और नहीं होता गोल। पर आखिरी एक समय आता है जब गोल हो जाता है और उसका नाम दुनिया में होता है। तो इसलिए प्रयत्न करते रहिए। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट, repeated day and repeated doubt, without a thought of frustration, without the moment of doubt। तो बिना शंका के सतत प्रयत्न हम करते रहें। सतत प्रयत्न समूची क्षमता, इससे ही सफलता मिलती है। आप सबको पुनः भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए मुझे इस अवसर पर बोलने के लिए कहा गया। आयोजकों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार आपका श्रीराम जी।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे बीच में अभी हिंदी कैटेगरी, हिंदी लैंग्वेज के अंदर सभी कॉम्पिटिशन्स के कैटेगरी 1 के अंतर्गत आपने रिजल्ट हमारे बीच में रखे। और जैसा कि मैं फेसबुक लाइव पे देख पा रही थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट्स हम सबके बीच में आ रहे थे और सब लोग इतने इम्पेशेंट हो रहे थे कि वो पूछे जा रहे थे, सर हमें तो रिजल्ट्स बताइए, बड़े आतुर हैं सभी लोग। सो मुझे लगता है कि आपने एक कैटेगरी के, एक लैंग्वेज के रिजल्ट्स अभी हमारे बीच में रखे हैं। सो मुझे लगता है कुछ तो थोड़ी सी शांति सब लोगों को, हमारे व्यूअर्स को पड़ी होगी। पर अभी भी मैं पूछना चाहूंगी सभी व्यूअर्स से कि हाउस द जोश, ऐसा एक कमेंट मैंने हमारे फेसबुक लाइव पे पढ़ा और मैं बोलना चाहूंगी कि इस जोश को ठंडा ना होने दें। ये लाइव सेशन बेशक से अभी थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगा और रिजल्ट सारे, क्योंकि समय की हमारे पास में सीमा है और कई लोगों ने कहा उनके पास में इंटरनेट की भी थोड़ी शॉर्टेज है, तो हम आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए अभी यहाँ पर सिर्फ हिंदी लैंग्वेज के अंदर एक कैटेगरी के हमने रिजल्ट्स इस लाइव के माध्यम से आप सबके बीच में रखे हैं। बाकी सारे रिजल्ट्स जानने के लिए ऑफ कोर्स आप सब लोगों को कल रात तो बिल्कुल नींद नहीं आई होगी ये सोच के कि क्या पता मेरा रिजल्ट आज आने वाला हो, क्या पता आज मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड या कोई स्पेशल मेंशन जीत के घर बैठने वाला हूं। तो आप सब लोग एक्साइटमेंट को बरकरार रखें। मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि बाकी के जितने भी रिजल्ट्स हैं वो सारे आप हमारी वेबसाइट www.mynep.in पर जाकर आप सभी रिजल्ट्स को देख सकते हैं। ठीक 5 बजे हमारे सारे रिजल्ट्स लाइव हो जाएंगे हमारी इस वेबसाइट पे। जी सेम वेबसाइट है जिस वेबसाइट के माध्यम से आपने अपने आप को रजिस्टर किया था, जिस वेबसाइट के माध्यम से आपने अपने आप को रजिस्टर किया था, आप वहां पर लॉगिन कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर के जरिए से और रजिस्टर करने के बाद में आप अपना रिजल्ट वहां पर देख सकते हैं कि कौन कौन विजेता किस कंपटीशन, किस कैटेगरी, किस लैंग्वेज के अंदर है। इसके साथ साथ जो विनर्स हैं उनके लिए कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपको बिफोर हैंड बताना चाहूंगी। हमारे इस प्रतियोगिता के जो जब भी सारे रिजल्ट्स आउट होंगे वेबसाइट पर, आप सभी को, विनर्स को, जो भी जीते हैं इस प्रतियोगिता के अंदर, उन सबके पास में एक मैसेज आएगा कंफर्मेशन का, जहां पर उनको बताया जाएगा कि हाँ आप इस कंपटीशन के अंदर जीते हैं, आपको एक पोजीशन मिला है, उस पोजीशन के अंदर आप फिर वहां पर अपनी बाकी डिटेल्स आपको mynepsamarth@gmail.com ऐसी ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। एक इंफॉर्मेशन का पूरा इंस्ट्रक्शंस का सर्कुलर आपको हमारी वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, जहां पर आपको अपडेट करना होगा अपनी आईडी, एक वैलिड फोटो आईडी। सारे विनर्स को अपनी एक वैलिड फोटो आईडी, उसके साथ साथ में बैंक अकाउंट डिटेल या फिर एक कैंसिल चेक, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशंस, ये सारी चीजें आपको हमारी वेबसाइट के पोर्टल पे उन विनर्स को अपलोड करनी होगी ताकि वो अपना जो प्राइज मनी है आपको मेल के माध्यम से, जो ये मैंने ईमेल आईडी बताया mynepsamarth@gmail.com, इस ईमेल आईडी पे आपको अपनी ये डिटेल्स, अपनी वैलिड फोटो आईडी, आपका बैंक अकाउंट डिटेल या फिर कैंसिल चेक, ये 15 अक्टूबर से पहले आपको अपनी ऐसी सारी ये इंफॉर्मेशन आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ प्राइज ऑन www.mynep.in आपको इस ईमेल आईडी पे अपनी इंफॉर्मेशन 15 अक्टूबर से पहले भेजनी है और 15 अक्टूबर तक आखिरी दिन है जब तक आप अपनी कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट्स की आप हमारे साथ में कर सकते हैं। उसके बाद में 30 अक्टूबर तक आप सभी लोगों के जिनके अकाउंट्स हमारे पास में आ जाएंगे और सभी विनर्स के अकाउंट्स में उनका मनी, उनका जो प्राइज मनी है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एक एसएमएस आप सभी लोगों को आएगा, विनर्स को, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। इसके साथ ही 11 तारीख को जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि 11 तारीख को सारे विनर्स का एक ऐसा हम जॉइंट मीटिंग हमारे बीच में करेंगे। उसके अंदर हमारे साथ में कोई वक्ता जुड़ेंगे जो आप सभी को संबोधित करेंगे। हम आप सभी विनर्स को मैं अभी एडवांस में ये सूचना देना चाहती हूँ कि 11 तारीख का समय आपको हमारे इन्हीं सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और साथ ही हमारी वेबसाइट पे आपको इस सारे 11 तारीख के
मीटअप जो हम ऑनलाइन मीटिंग करेंगे उसकी सूचना आपको मिल जाएगी आपके वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल से। इसके साथ साथ अब क्योंकि समय हमारे पास में थोड़ा सा कम है और भाई साहब का भी हमको आज सानिध्य प्राप्त हुआ इस वेबिनार के माध्यम से, तो उनका धन्यवाद करते करते मैं हमारे बीच में ऐसे कोई कंपटीशन होता है आज, जैसे गणेश जी अभी बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि अब फाइनली हम अपने एंड की तरफ हैं, इस कंपटीशन को हम फाइनलाइज करने वाले हैं, सम कर रहे हैं और आज हमारा ये ऐसा आखिरी इंटरेक्शन एटलीस्ट ऑर्गेनाइजर्स की एंड से हम आपके साथ में कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम बोलते हैं, मेरे लिए पर्सनली ये बहुत भावुक है गणेश जी और हम ऐसे जितने भी सभी लोग ऑर्गेनाइजिंग टीम में इस कार्यक्रम से जुड़े डे 1 से, जैसे एक छोटे से बीज को, एक पौधे को बनाकर उसको एक पेड़ बनाया जाता है, उसमें उस वृक्ष में वहां पे फल लगते हैं, उसी प्रकार हमारा ये जो माई एनईपी कंपटीशन है एक छोटे से विचार से शुरू हुआ कि हमको कैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हर जन जन तक पहुंचाना है, कैसे हमको हर हाउस होल्ड के अंदर हर स्टूडेंट को, हर एक इस व्यक्ति को, हर एक देशवासी को बताना है कि कैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने वाले समय में भारत की पूरी काया पलट करने वाली है, कैसे एक हमारे भारत को एक आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। इस कंपटीशन के अंदर ऐसे तमाम लोग हमारे साथ में जुड़े, विविध भाषाओं के लोग हमारे साथ में जुड़े, विविध प्रांतों से हमारे साथ में जुड़े, और जैसे कि हम कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, उस फीलिंग को अगर मैंने फील किया तो वो सिर्फ इस कंपटीशन, जहां पर मैंने पर्सनली ऐसी अन्य भाषाओं में, एसएमईज में पुनिकेने आचे बोलना सीखा, गुजराती में मैंने कुछ बोलना सीखा, मलयालम, तमिल, ऐसी कई लैंग्वेजेस में मेरे को भी कई सारी चीजें सीखने को मिली। और ये कंपटीशन सिर्फ एक ऑर्गेनाइजर्स की दृष्टि से या फिर एक इवेंट की दृष्टि से नहीं देखते हुए मैंने इस कंपटीशन को एज अ फैमिली देखा। और आप सभी व्यूअर्स जो आज हमारे साथ में जुड़े हैं, जितने रजिस्ट्रेशंस, वो 13 लाख लोग जिन्होंने हमारे साथ में रजिस्टर किया, हमारे बीच में पार्टिसिपेट किया इस कंपटीशन में, आप सब हमारे इस माई एनईपी कंपटीशन विद्या भारती की एक एक्सटेंडेड फैमिली है। मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हमारे ऑर्गेनाइजिंग टीम के हेड हमारी रघुनंदन जी, माननीय रघुनंदन जी विद्या भारती के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं। आपका सानिध्य हमको और आपका मार्गदर्शन हमको इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे आयोजन में समय समय पे मिलता रहा। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से। हमारे बीच में श्रीराम जी हैं, जैसे कि मैंने उनको पहले भी धन्यवाद किया, मैं पुनः आपका धन्यवाद करना चाहूंगी और आपको आभार व्यक्त करती हूँ कि आज आपने समय निकालकर, और जो आतुरता हमारे व्यूअर्स के बीच में थी उसको थोड़ी सी तो ठंडक आपने दी है, और आपने अपना संबोधन भी माई एनईपी कंपटीशन को लेकर और माई एनईपी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर आपने अपना संबोधन रखा, और इस पूरे कंपटीशन के अंदर हमें आपका मार्गदर्शन मिला, उसके लिए मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ सर। हमारे साथ में शिव कुमार जी, रवि कुमार जी और ऐसे समर्थ शिक्षा संस्थान, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ऐसे इतने बड़े बड़े संगठन और इतने बड़े बड़े लोग, इन सभी लोगों का हमको सानिध्य है इस पूरे कंपटीशन में, इन सभी का मार्गदर्शन हमको इस कंपटीशन में मिलता रहा, जिन्होंने हमको बहुत ही प्यार से इस पूरे कंपटीशन को, एक जैसे छोटे बच्चे को पाला पोसा और बड़ा किया जाता है, उसी तरीके इस पूरे कंपटीशन को हमने बड़ा किया, और आज हम इतना बड़ा बन गए हैं कि मुझे लगता है कि मुझे चेक करना पड़ेगा कुछ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड या फिर लिम्का रिकॉर्ड में कि क्या भारत में कभी कोई इस लेवल पर इतना बड़ा वर्चुअल कंपटीशन, जहां पर इतना मैक्सिमम पार्टिसिपेशन आया है। मुझे लगता है कि हम सब लोग आज ही ये कंपटीशन ओवर होने के बाद में जरूर हम लोग गूगल पे जाकर बैठेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमने कोई रिकॉर्ड बनाया है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि हम सब लोग हिस्ट्री के अंदर अपने आप को आज दर्ज कर चुके हैं। वो सभी लोग जो इस कंपटीशन का पार्ट बने, चाहे उन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया, चाहे उन्होंने एम्बेसडर बने, चाहे वो किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे, उन सब ने अपने आप को हिस्ट्री में होने वाले सबसे बड़े लेजेंडरी इस चेंज के लिए, एक डेवलपमेंट के लिए अपने आप को रजिस्टर कराए इस विद्या भारती के माई एनईपी कंपटीशन के लिए। ऐसे तमाम कार्यकर्ता जिन्होंने अपने अपने प्रांतों में मेहनत करी इस कंपटीशन को सक्सेसफुल बनाने में, ऐसे सभी व्यक्तियों को, सभी देशवासियों को मैं महामेधा नागर माई एनईपी कंपटीशन की राष्ट्रीय सह संयोजिका तहे दिल से और
भरपूर बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और ऐसी आशा करती हूँ कि आने वाले समय भी विद्या भारती अन्य अन्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर अन्य अन्य कार्यक्रम देश भर में करती रहेगी और ऐसी एक्टिविटीज वो तब तक करते रहेंगे हम जब तक देश के अंदर सक्सेसफुली राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट नहीं कर दिया जाता है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी व्यूअर्स, हमारे सभी जितने भी प्रतिभागी हैं, वो भी आने वाले समय में विद्या भारती के अलग अलग एक्टिविटीज से ऐसे जुड़े रहेंगे। और ज्यादा समय ना लेते हुए बस मैं इतना कहूंगी कि मैंने सुना है कि अंत ही आरंभ है। सो मुझे लगता है कि जो मैंने कहा कि आने वाले समय में भी हम अलग अलग एक्टिविटीज विद्या भारती द्वारा करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर, तो मुझे लगता है कि ये कंपटीशन का आज अंत नहीं, ये एक नई शुरुआत की पहल है, ये एक नया आरंभ है और इस आरंभ में आप सब लोग हमारे साथ में जुड़े और ये आरंभ ही प्रचंड है। बहुत बहुत धन्यवाद।